लर्निंग सीरीज का कोर्स 502, जिसमें आज हम 502 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, विच इज ऑल अबाउट लर्निंग। कि लर्निंग क्या होती है, बच्चा कैसे लर्न करता है, कैसे अधिगम करता है, कैसे चीजें सीखता है। ठीक है, तो इस कोर्स को 50 विच इज 502 उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा कोर्स है ना 502, ये DSSB की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को उठा के देखोगे तो इसमें 16 चैप्टर है। ठीक है, लास्ट जो कोर्स हमने करा 501 उसमें 10 चैप्टर थे और इसमें कितने चैप्टर है 16। तो अगर आप एक कॉमन सेंस भी अगर हम यूज करें तो ऑब्वियसली जिसमें से ज्यादा चैप्टर है उसमें से ज्यादा चांसेस भी बनते हैं ज्यादा क्वेश्चन बनने के, ज्यादा क्वेश्चन आने के, और इसमें से आते भी हैं। ठीक है, जो 502 और 506 है हमारा कोर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से इतनी बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक लाइन में से एक क्वेश्चन बन जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से बना है। तो 501 तो ठीक है, आपने जैसे तैसे पढ़ लिया, ठीक है, बट 502 को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल के दूं, जो डीप चीजें हैं, जैसे जो मेरे को नहीं, जब मैं पढ़ रही थी जो चीजें मुझे नहीं पता चली, जो मुझे बाद में पता चली, मैं ट्राई करूंगी मैं आपको बता पाऊं। बट आपको भी अपने लेवल पर पढ़ना है चीजें और ढूंढने की कोशिश करनी है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से नहीं। ठीक है, बाकी जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताती रहूंगी, और जैसे कि साथ में हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर रहे हैं पार्ट बी के, तो मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन यहाँ से है, ऐसे सारी चीजें हम कर रहे हैं। सो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कहने का मतलब यही है, आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसका एक चैप्टर कोई भी छोटा चैप्टर नहीं है, इसके चैप्टर भी सारे बहुत बड़े बड़े हैं, ये मोटी बुक है, बहुत मोटी बुक है पूरी। अगर आप इसको उठाओगे 16 ब्लॉक के बहुत ज्यादा मोटे मोटे चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारी लर्निंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग ऐसे होती है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लर्निंग क्या है। और जब भी आप अपनी साइकोलॉजी की बुक स्टार्ट करते होगे, लर्निंग चैप्टर स्टार्ट करते होगे, हम क्या पढ़ते हैं, लर्निंग हमारे बिहेव में एक चेंज है। ठीक है, अब ये चेंज क्या होता है, लर्निंग हमारे बिहेव में चेंज है, चाहे वो परमानेंट हो सकता है, चाहे वो टेम्पररी हो सकता है, बट लर्निंग क्या है, हमारे बिहेव में चेंज है। ये स्थायी भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है कि हम चेंज करें। लर्निंग क्या है, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना, उनका अवलोकन करना, क्या है लर्निंग है। हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हुए अपने बिहेव में चेंज करना, ये सब लर्निंग है। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या है, इसमें ना बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है लर्निंग की, कि लर्निंग क्या है, मतलब लर्निंग क्या है। देखो, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति आदतें, ज्ञान और प्रवृत्ति द्वारा कार्य करता है, जिसका सामान्य रूप से जीवन की मांग के अनुसार मिलना आवश्यक होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हमें क्या है, निम्नलिखित में से हमें मतलब मेन चीज दे दी कि अधिगम क्या है। अधिगम की थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है, इस रूप में अधिगम को परिभाषित किया हुआ है हमने। सबसे पहले जो हमने अधिगम को डिफाइन करा वो इस रूप में क्या है कि अधिगम क्या है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलने वाला प्रोसेस है, कि मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जब वो लर्निंग उससे पहले से स्टार्ट हो जाता है, उसका विकास आपको पता है, तो जब बच्चा सीखना स्टार्ट करता है तो ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि हमेशा बच्चा सीखता ही रहता है। बच्चा, बड़े बूढ़े, जवान, नौजवान, कोई भी होता है वो सीखता रहता है। ठीक है, तो अधिगम इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। सेकेंड है, अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या होता है हमारे पास, देखो हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के चलते हैं, कि मान लो मुझे DSSB PRT की जॉब लेनी है, मेरा क्या है, लक्ष्य है। तो हर एक इंसान के पास उसके खुद एक लक्ष्य होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन गोल को ध्यान में रखते हुए बंदा लर्निंग करता है। ठीक है, और अगर मान लो जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है, मतलब जिसका लक्ष्य नहीं होगा, तो उसके गोल क्या होंगे, जिसका लक्ष्य नहीं होगा उसकी लर्निंग क्या होगी, बहुत ज्यादा कमजोर होगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ना, तो किसको ध्यान में रख के लर्निंग करेगा, तो उसकी लर्निंग क्या होगी, बहुत ज्यादा कमजोर होगी। कंपैरिजन किनके, जिनके पास एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है और उसके हिसाब से लर्निंग करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मेरे को DSSB PRT की तैयारी करनी है, तो मैं, मेरी जो लर्निंग होगी मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगी ना, NIOS पढ़ूंगी, इंग्लिश पढ़ूंगी, हिंदी पढ़ूंगी, मैथ्स पढ़ूंगी। और बजाय कि एक बच्चा है उसको पता ही नहीं उसको पेपर कौन सा क्लियर करना है, तो वो क्या पढ़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप और अलग सिचुएशंस में भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है पढ़ाई का। बट ये अधिगम क्या है, अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। ठीक है, अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है, जिसमें मनुष्य अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, और इन लक्ष्यों को अधिगम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्राप्त करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है तो वहां पे अधिगम की भी कोई उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, अधिगम की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड क्या है, अधिगम सुविचारित है। अधिगम सुविचारित है मतलब, देखो अधिगम क्या है,
अधिगम हमने गोल सेट कर लिया कि हमको अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, वो वटेवर कुछ भी हो, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, हमने अपनी लाइफ में गोल सेट कर रखा है। तो अधिगम क्या है, सुविचारित है, मतलब कि अब हमको पता है कि हमें अपने उस पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए क्या चीजें करनी है, मैं क्या ऐसी चीजें करूं जिससे मेरी जो है लर्निंग बहुत अच्छी हो, बहुत मीनिंगफुल हो, मुझे चीजें जल्दी से जल्दी पता चले। तो अधिगम क्या है, सुविचारित है। सुविचारित मतलब हमें चीजें पता है कि हमें किस दिशा में लर्निंग करनी है। अब एक बच्चा है, वो साइंस से है और उसको डॉक्टर बनना है, तो वो साइंस साइड की तैयारी करेगा। बट अभी एक बच्चा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और वो आर्ट्स ले, तो क्या आप यहाँ पे कहोगे अधिगम सुविचारित है? नहीं, क्योंकि अगर उसको साइंस साइड डॉक्टर बनना है तो उसको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर बाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि अधिगम सुविचारित है, पहले से ही विचार डिसाइडेड होकर रखे होते हैं अधिगम में कि हमको क्या क्या करना है, किन विचारों को हमको फॉलो करना है, क्या चीजें हमने आगे बढ़ानी है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो, जब कोई व्यक्ति अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है तब वह लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए जानबूझकर क्रियाकलाप करता है, और अगर उसके पास कोई भी विचार ही नहीं उस तक पहुंचने के लिए कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अधिगम सुविचारित है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया क्या होती है कि जब भी हम लर्निंग करते हैं ना, तो ये कैसे भी हो सकती है, मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, और मेंटली फिजिकली दोनों हो सकती है। मतलब दोनों तरीके से हमारी जो अधिगम है वो सक्रिय प्रक्रिया है कि इसमें एक्टिव रहना पड़ता है। अब चाहे आप मेंटली एक्टिव रह के काम करो, फिजिकली एक्टिव रह के काम करो, बट हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अधिगम हमारी क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी इन द सेंस की, जो देखो लर्निंग डिफरेंसेस होते हैं सब में, कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा धीरे समझ लेता है, तो ये लाइन कहना चाहती है कि अधिगम में भी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब हर एक बच्चे की अधिगम ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि ये व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी मीन्स इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कोई बच्चा जल्दी से कैच कर लेता है, कोई बच्चा धीरे कैच कर पाता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, आराम आराम से करता है। तो ये क्या है, अधिगम व्यक्तिवादी है। हर एक का सीखने का प्रोसेस, हर एक की सीखने की गति एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अधिगम स्थानांतरणीय। अब आपने पढ़ा ही होगा अधिगम स्थानांतरणीय, सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, पढ़े है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, वही बात है। इसमें क्या है, अधिगम स्थानांतरणीय है कि मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सिचुएशन से दूसरे स्थान में अपनी जो लर्निंग है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग से सीख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप सब पढ़ ही चुके हो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। और नेक्स्ट है कि हमारी अधिगम को जो फैक्टर है कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द, ये हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, डिफाइन, उन फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं विच आर अफेक्ट द लर्निंग। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द कॉजेज विच आर अफेक्ट द लर्निंग। हमारे अधिगम को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कहाँ से हमारी लर्निंग इफेक्ट होती है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है अधिगम और परिपक्वता। अधिगम और परिपक्वता क्या है, देखो जो इंग्लिश वाले मैच्योरिटी होती है, ये है ना परिपक्वता, ये क्या है, अधिगम और परिपक्वता का क्या लेना देना है। जैसे कि मान लो हमारे अधिगम के लिए एक अच्छे अधिगम के लिए हमारे शरीर का और शरीर के सभी अंगों का कुछ हद तक परिपक्व होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसका हमारी अधिगम पे ना डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। देखो कैसे, कि मान लो मेरे को साइकिल चलानी सीखनी है, साइकिल चलानी मेरे को सीखनी है, तो मुझे जो है अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स यहाँ पे काम में लानी पड़ेंगी, फाइन मोटर स्किल भी और ग्रॉस मोटर स्किल भी, दोनों काम में लानी पड़ेंगी। बट मान लो मेरे हाथों का ही विकास ठीक से नहीं हुआ, मतलब मेरी उंगलियां जो है वो टेढ़ी हैं या वो कंट्रोल नहीं कर पाती, एकदम से ब्रेक दबाना होता है तो दबा नहीं पाती, मेरे हाथ पे कंट्रोल नहीं रह पाता, मैं दबा नहीं पाती, तो मैं क्या से सीख पाऊंगी, क्या मैं साइकिल चलाना सीख पाऊंगी? मैं नहीं सीख पाऊंगी। तो ये क्या है, अधिगम और परिपक्वता, मतलब मेरे अंग जो है परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन साइकिल सीखने के लिए मेरे अंगों का परिपक्व होना अनिवार्य है। ये कंपल्शन है कि आना चाहिए, ये चीजें ठीक होनी चाहिए, बट जो कि नहीं है। तो इस तरीके से अधिगम और परिपक्वता का ये प्रभाव है, ये आपस में इस तरीके से हमको चाहिए होती है चीजें, बट जो नहीं हो पाती। तो अधिगम और परिपक्वता का ये प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर। जैसे कि मान लो आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस का तो कोई इलाज नहीं है, ये एक जो है जीन से मिलती हुई है, मतलब हमारे पुरखों में, वंशों में किसी को होती है और हमें हो जाती है बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है।
क्योंकि ये तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, अब इसका कुछ इलाज नहीं, अब क्या करें। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, आपको गाड़ी वाड़ी चलानी आ गई, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो वहां से आपको वो कलर दिखाए जाएंगे, इमेजेस दिखा पाएंगे, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आपको कलर ही नहीं समझ में आएंगे। तो वो क्या है, जो आपकी आंखों की जो कुछ भित्तियां हैं, कुछ चीजें हैं आंखों की, वो परिपक्व नहीं है उन कलरों को ग्रहण करने के लिए। वो आपकी आंखों की जो चीजें हैं वो परिपक्व नहीं है, तो इसलिए क्या है ये, तो परिपक्वता नहीं हो पा रही है, इस वजह से आपको लर्निंग नहीं हो पाएगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कलर ही नहीं जब रोड पे पहचान पाओगे तो आप सिग्नल को कैसे करोगे, मतलब ट्रैफिक रूल्स का, नियमों का पालन ही कैसे करोगे जब आपको कलर ही नहीं समझ में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है परिपक्वता का। तो इसलिए लर्निंग के लिए परिपक्वता होना जरूरी है। अगर हम किसी भी मान लो 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे का समय और हम 6ठी क्लास के बच्चे को समझाएं तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी सिस्टमेटिक बेसिकली होती है। तो ये इफेक्ट क्या करता है, अधिगम और परिपक्वता, ठीक है। सेकंड होती है सीखने की तत्परता। तो आपको पता ही होगा कि कौन सा बच्चा लर्निंग के लिए कितना ज्यादा क्यूरियस है। जो बच्चा ज्यादा जल्दी सीखना चाहेगा, जिसको सीखना होगा, हाँ मुझे सीखना है, मुझे करना है, वो अच्छे से सीखेगा। आप लोग एग्जाम्पल हो उसका, आप लोग पता नहीं अभी DPSP PRT की वैकेंसी कब आएगी, गॉड नोज, आएगी भी तो महीनों लगा देता है, टाल देता है, जो भी है, बट स्टिल आप लोग पढ़ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि आपको सीखने की तत्परता है। आप NIOS उठा रहे हो, NIOS को उठा के पढ़ रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि NIOS बहुत बड़ा है, ठीक है, बट आपको पता है कि आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीखने की तत्परता है। और जिन बच्चों को नहीं करना, हाँ बाद में कर लेंगे, अभी करेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, या हो सकता है उनके पास पढ़ने के कोई सेकंड मीडियम हो, कुछ और माध्यम हो, वटेवर, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या डिपेंड है, इट्स ऑल अबाउट सीखने की तत्परता। जिसमें बच्चे की सीखने की तत्परता है, जो सीखना चाहता है वो सीखेगा, जिसको नहीं है बाद में कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो नहीं सीख पाएगा। ये सीखने की तत्परता पे डिपेंड करती है हमारी लर्निंग। थर्ड आती है अधिगम वातावरण, कि आपको पढ़ने का वातावरण कैसे दिया जा रहा है। अगर आपके पास अच्छा वातावरण है, पढ़ाई के लिए पुस्तकें हैं, पढ़ने के लिए घर में पेरेंट्स ज्यादा टोका टाकी नहीं करते, क्योंकि तो पेरेंट्स इतनी किचकिच करते हैं ना, टोकते रहते हैं, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, तुमने अपनी लाइफ में क्या करना है, ये वो सब बोलते रहते हैं। बट अब कर तो रहे हैं ना, अपने अपने लेवल पे जितनी मेहनत हो सकती है कर ही रहे हैं। बट ठीक है, पेरेंट्स का काम है बोलना, कोई बात नहीं, हमारा काम है इग्नोर करके उनको रिजल्ट देना। तो आप लोग ये सब जो बोलते हैं सारी चीजें अपने एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, क्योंकि आपको मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट लेके आना है, तो आप उस पर काम करो अच्छे से। तो अभी डिपेंड करती है कि अधिगम वातावरण कैसे दिया जा रहा है। अगर आपके पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से होगी, आपका स्टडी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपको कुछ अच्छी चीजें बोलने वाले लोग होंगे, हाँ बेटा तो कर सकती है, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है, तो आप उसको भी पॉजिटिव वे में लोगे कि हाँ भाई मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखा रहे हैं, मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, तो आई हैव टू डू इट, मेरे को तो करना है, ठीक है। बट सेकंड मेरे साथ क्या है, मेरे घर में अब तो बोल चुके हैं तेरे तो बस की कुछ है ही नहीं, मैंने वीडियोस अपलोड करे, आपने देखा होगा, साफ बोलते हैं तेरे बस की है नहीं, तेरी नौकरी लगनी नहीं है, नहीं लगेगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे रिजल्ट ही ऐसे रहे हैं। खैर, तो अधिगम वातावरण क्या है, मेरे घर पे पढ़ाई का वातावरण इतना अच्छा नहीं हो पाता, बट हाँ अब एक कह सकते हैं एक रूम अब अलग से हो गया है, तो मैं अब पढ़ सकती हूँ, बट अब पढ़ाई का कुछ नहीं हो पाता। खैर कोई बात नहीं। तो हमने क्या है, अधिगम वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है अधिगम पर। इसमें आती है फोर्थ फिर प्रेरणा। इसको आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। प्रेरणा में 2 तरीके की प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या है, जब हमारे अंदर से आवाज उठ के आती है कि नहीं भाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, मुझे एग्जाम में नंबर लाने हैं, मेरे को नौकरी चाहिए। तो ये क्या है, आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या होती है, ओए होए मेरी फ्रेंड के इतने नंबर आ गए, मेरे नहीं आए, अब मैं देख इसको पीछे करके दिखाऊंगी, मैं इसलिए पढ़ूंगी। तो आप इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपको पढ़ना है, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपकी फ्रेंड के ज्यादा नंबर आए हैं, या आप देख रहे हो उसकी नौकरी लग गई, उसकी भी नौकरी लग गई, उसकी भी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे नौकरी लेनी है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे करना है। तो ये प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। और आपको पता है बाह्य प्रेरणा का प्रभाव जो है कम टाइम तक रहता है, आंतरिक प्रेरणा का प्रभाव लंबे टाइम तक चलता है, और सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती है हमारी, ठीक है। तो ये था कि हमने अभी तक पढ़ा कि अधिगम क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि कारक क्या होता है, क्या कौन कौन से कारक इसको इफेक्ट करते हैं। अब हमने पढ़ना है कि एक बच्चा किस तरीके से सीखना है। अब आप पैदा हुए वाले बच्चों पे ही आ जाओ। 2 साल तक के बच्चों से लेके आपने स्टार्ट करना है, 14 साल तक के बच्चों को दिमाग में रखना है, 2 से 14 साल तक के बच्चे को, ठीक है, कि बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, जैसे कि बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रभाव के द्वारा, सहयोगात्मक तरीके के द्वारा, रचनात्मक तरीके के द्वारा, बहुत सारे। मैंने यहाँ पे उतने सारे लिखे नहीं है, बट स्टार्टिंग के 2 लिखे हैं, बाकी और भी अभी करवाऊंगी, बट अभी पहले हम ये पढ़ते हैं।
बच्चा कैसे सीखता है? तो सबसे पहले बच्चा सीखता है अनुकरण के द्वारा। बच्चा कैसे सीखता है? सबसे पहले अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा। मतलब कि जैसे जो हम बच्चों के सामने हम करते हैं, बच्चा से हमारी नकल करता है, इसको कहते हैं अनुकरण करना। इंग्लिश के लिए इमिटेशन करना, कि जैसे ही हम बच्चों के लिए सामने करेंगे, हम बच्चों को अनुकरण करेगा बच्चा हमारा। हम कहते हैं ना, अगर हमें बच्चों को कोई भी आदत डलवानी है, चाहे अच्छी हो या बुरी, तो बच्चों को बोलने से नहीं होगा, उसको करके दिखाओ। अगर आप किताब पढ़वाने की आदत डालना चाहते हो तो किताब पढ़ो उनके सामने, सिगरेट की आदत डलवाना चाहते हो तो उनके सामने सिगरेट पियो। तो ये क्या होता है? अनुकरण करता है बच्चा। क्या करता है? अनुकरण। तो ये क्या है? अनुकरण। इसमें दो आप पढ़ना थोड़ा सा और है। इसमें क्या है? दो तरीके के अनुकरण दिए हुए हैं कि अनुकरण क्या होता है, तो अनुकरण कैसे कर सकते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट होता है सांकेतिक आदर्श, एक होते हैं वास्तविक आदर्श। सांकेतिक आदर्श मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अनुकरण कर रहा है बच्चा, बच्चा सीख रहा है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? हम लोगों की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। जैसे हम गांधी जी के बारे में बता रहे हैं, भगत सिंह के बारे में बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहे हैं, जैसे शाहरुख खान के बारे में बता रहे हैं, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ये सब इन सब के बारे में बता रहे हैं, हीरो हीरोइन के बारे में बच्चों को पता है। तो ये क्या है? ये है सांकेतिक आदर्श। ये क्या है? सांकेतिक आदर्श। क्यों? क्योंकि ये सामने बच्चे के सामने एट अ टाइम पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या है? बच्चा इनसे सीख रहा है। आपने भी छोटे बच्चों की तरह सुना होगा, आपका फेवरेट हीरो कौन है, हीरोइन कौन है? हाँ, तो शाहरुख खान है, शाहिद कपूर है। मैं बड़े होकर शाहिद कपूर जैसा हीरो बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर टाइगर श्रॉफ जैसा हीरो बनना चाहता हूँ। ये बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? उनका इमिटेशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम पूछे बच्चे से, आपका प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर किसका प्रभाव है, तो बोले गांधी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, या मुझे भगत सिंह बहुत सब पसंद है। तो ये क्या होती है? ये होते हैं सांकेतिक आदर्श। ठीक है। जो बच्चे क्या करते हैं? इनको अपना आइडियल मान लेते हैं। आदर्श का मतलब आइडियल। इनको इन्होंने बच्चों ने अपना आइडियल मान लिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना है कि मतलब आइडियल उनका कैसे कर रहा है, कैसे काम करता है, आइडियल के बारे में उसी को फॉलो करना है, मतलब उनका अनुकरण करना है। अगर उनका आइडियल अच्छे काम करेगा तो ये उससे प्रभावित होंगे, गलत काम करेगा तो भी इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके आइडियल है, आदर्श है। ठीक है। फर्स्ट होते हैं हमारे सांकेतिक आदर्श, सेकंड होते हैं वास्तविक आदर्श। वास्तविक आदर्श क्या होते हैं? ये कोई भी हो सकता है। जैसे बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे के मम्मी पापा, बच्चे के सिबलिंग्स, बच्चे के रिलेटिव में कोई, या बच्चे के आसपास कोई। मीन्स कि ये जो होते हैं वास्तविक आदर्श, ये बच्चे के सामने प्रेजेंट होते हैं, एट ए टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, बच्चा इनका सामने लाइव एग्जांपल देखता है। जबकि क्या है, जो सांकेतिक आदर्श होते हैं, इसके बारे में ना बच्चे ने खुद सुन रखा होता है या थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर रखा होता है। बट जो वास्तविक आदर्श होते हैं, वो बच्चे के सामने प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो आपके भाई बहन ने पढ़ाई में बहुत अच्छा करा होगा, तो आपके पेरेंट्स आपको एग्जाम्पल देते होंगे कि भाई तू क्या कर रही है अपनी लाइफ में, तू क्या कर रहा है, तूने कुछ करा है? अपने भाई को देख, ये वाला एग्जाम क्लियर कर लिया, ये वाला देख उसके इतने लाख की नौकरी लग गई, उसको देख इतने सारे कमा के, पैसे कमा के सेटल हो गया, तुम क्या कर रहे हो इस एज पे। ऐसे जो हमें नॉर्मली ताने मिलते हैं, तो ये पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? हमें ताने नहीं दे रहे, पेरेंट्स हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि किसके लिए? कि हम उनको वास्तविक आदर्श अपने सामने ले, वास्तविक आदर्श उनको बनाए और उनके जैसा काम करने की कोशिश करें। ठीक है। थर्ड वन है कि अनुकरण के प्रभाव क्या होते हैं। ये तो पढ़ लिया, अनुकरण किस तरीके के आदर्श होते हैं हमारे, दो तरीके के आइडियल होते हैं इस तरीके के, जिसको हम फॉलो करके उनकी नकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की तो आइडेंटिटी है ही नहीं, है ही नहीं ना, अभी जॉब नहीं है तो नहीं है। अब इसके क्या है कि अनुकरण के प्रभाव क्या है, मतलब कि जो हम इमिटेट करते हैं, चीजें इमिटेट करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं हमारे, उसके प्रभाव क्या है। तो ये जो है, जिसने भी थ्योरी दी है या जो भी, इसने तीन तरीके के बताए, क्योंकि किसी भी इसमें साइंटिस्ट का या फिर फिलोसफर का इसमें नाम मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने पूरी बताने की कोशिश करी है। और अब देखो, हम अनुकरण कैसे कर सकते हैं, मतलब बच्चों को, हम बच्चों को बोल सकते हैं कि मतलब तुम तो वाओ, तुम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, है ना, तुम तो बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे करो। और मान लो कोई बच्चे ने, हमने जैसे रिजल्ट हम चाह रहे थे कि बच्चा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर दे, हमको रिजल्ट दे दे, और बच्चा दे देता है, तो हम तो ये बोल सकते हैं कि मतलब हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि तुम ये काम बार 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 करो। ठीक है। अब इसमें क्या है, अनुकरण के प्रभाव ना तीन तरीके के दे रखे हैं, अनुकरण के प्रभाव तीन तरीके के दे रखे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं ये दोनों। ठीक है। क्योंकि मैं भी ना, जब तक मैंने इसको डीप में नहीं पढ़ा था इस बार, उससे पहले उल्टा समझती थी। बट अनुकरण के प्रभाव क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आदर्शीय प्रभाव। आदर्शीय प्रभाव क्या होता है, देखो, किसी आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप ग्रहण किए गए नए व्यवहार को आदर्शनीय व्यवहार में शामिल होते हैं। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने अपना कोई भी आदर्श बना रखा है, कोई भी आइडियल बना रखा है, चाहे सांकेतिक है चाहे वास्तविक, ठीक है, उसने कुछ अच्छा काम करा, आपने देखा, आपको बहुत बढ़िया लगा, बहुत जहर काम है, बहुत अच्छा लगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा, तो आपने क्या करा, अपने बिहेव को आपने मॉडिफाई कर लिया, मतलब अपने बिहेव में आपने चेंज कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आदर्शीय प्रभाव, कि उसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है।
अब क्या है, अब है दमनात्मक प्रभाव। ये दमनात्मक प्रभाव क्या होता है कि मान लो दमनात्मक प्रभाव क्या होगा, मान लो एक बच्चे ने ना चोरी करी, ठीक है, एक बच्चे ने चोरी करी और चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया, ठीक है, चोरी करी उसने, एक बच्चा पकड़ा गया, उसके बाद उसके घर में भी बहुत ज्यादा पिटाई, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हो गई। अब यहाँ से जो बच्चा इसको देख रहा है ना, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको क्या लगा कि भाई चोरी करना गलत बात है, क्योंकि बच्चे के ऊपर अपने आप ही इफेक्ट पड़ गया कि चोरी करना गलत बात है। क्यों? क्योंकि उसकी बच्चे से पड़ी पिटाई, सॉरी, बच्चों की पड़ी पिटाई, बच्चे की पिटाई पड़ी, उसको टीचर ने मारा या पेरेंट्स ने उसके मारा, जो भी है उसकी पिटाई पड़ी। तो ये क्या हो गया, दमनात्मक व्यवहार प्रभाव हो गया यहाँ से, कि आगे से वो बच्चा क्या करेगा, चोरी करना छोड़ देगा, जिसकी पिटाई पड़ी वो भी, और जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो भी, वो चोरी करना छोड़ देगा। तो ये क्या हो गया, दमनात्मक प्रभाव, उस काम का खात्मा हो गया, वो खत्म हो गया, वो प्रभाव का दमन हो गया, क्योंकि अब चोरी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसका प्रभाव उसने देख लिया क्या होता है। एक होता है आदमनात्मक प्रभाव। आदमनात्मक प्रभाव क्या है, अब मान लो वही बच्चा है जिसने चोरी करी है, ठीक है, वो चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया, किसी को नहीं पता चला उसने चोरी करी है, अब वो जा रहा है उन पैसों से बहुत अच्छे अच्छे खिलौने खरीद के ला रहा है, बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें लेके आ रहा है, जो यूजुअली बच्चे 5-10 रुपए में नहीं खरीद पाते। अब उसने चोरी करी है, उसके पास पैसे हैं, भैया खुला पैसा है, खर्च कर रहा है बच्चा, बहुत अच्छे अच्छे सामान खिलौने लेके आ रहा है, अब वही बच्चा उसको देख रहा है, ठीक है, तो अब उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो जो बच्चा देख रहा है और जो बच्चा खुद से वो जो पैसे खर्च कर रहा है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई चोरी करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास पैसे आते हैं, हमारे पास चीजें आती हैं, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो ये क्या है, आदमनात्मक प्रभाव है। अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे बिहेव का दमन नहीं होगा, यहाँ से चोरी वाली घटनाएं बढ़ जाएंगी, वो जो बच्चा चोरी कर रहा है वो और चोरी करेगा, क्योंकि उसके तो मजे आ गए, और जिसने उसको देखा उसके भी मजे आ गए देख के, तो कह रहा अगली बार मैं करके ही मजे ले लूं। तो ये क्या होगा, आदमनात्मक प्रभाव होगा, आदमनात्मक, दमन नहीं हुआ, ये चीज और बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दमनात्मक और आदमनात्मक मैं उल्टा समझती थी, बाकी हो सकता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, बट बाकी आप लोग समझ गए होंगे। देख करके दमन हो गया, पनिशमेंट मिलना या कुछ भी होना, यहाँ पे तारीफ हो जाती है, प्रेज हो जाती है, तो चाहे वो गलत चीज भी हो तो होने लगती है। फिर थर्ड होता है इसका प्रकटीकरण प्रभाव। प्रकटीकरण प्रभाव क्या है कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, बट लोग कर रहे हैं तो हम भी करने लगते हैं। जैसे कि क्या है, जब मान लो रोड पे आप जा रहे हो, सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया, 1 2 3 लोग खड़े हुए, आपने देखा भीड़ लग रही है, आप भी जाके खड़े हुए, आपको नहीं पता वहां पे क्या हुआ है, क्या एक्सीडेंट है, आप उन लोगों को जानते नहीं जानते, बट आप लोग तमाशा बनाने के लिए खड़े हुए, वहां पे जाके चले गए, खड़े हुए, फिर और भीड़ आ गई, फिर वो पूरी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। ये क्या है, प्रकटीकरण प्रभाव, कि आप एक को देख के दूसरे कर रहे हो चीजें, ठीक है। इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है कि मान लो आप कहीं रोड पे जा रहे हो, कहीं पे कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, जो भी, एक ने ताली बजानी शुरू करी, आपका मन नहीं है ताली बजाने का या जो भी, बट फिर भी आपका अपने आप ही हाथ उठ जाएगा, आप ताली बजाने लगोगे, ताली अपने आप ही हाथ उठ जाएगा, अपने आप ही ताली बजाने लगोगे। तो ये क्या होता है, प्रकटीकरण प्रभाव, कि जब आपके सामने कोई भी एकदम से प्रभाव प्रकट हो रहा होता है ना, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में बह जाते हो। जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा फास्ट बोल जाती हूँ कि मैं रियलाइज ही नहीं करती कि आपको समझ भी आ रहा होगा या नहीं, क्योंकि बहुत फास्ट बोल जाती हूँ, बस ध्यान आता है तो मैं स्लो कर लेती हूँ। तो ये क्या है, प्रकटीकरण प्रभाव है, कि मतलब हमें नहीं पता चलता, बट हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो बॉडी है, खुद ही उसकी तरफ से इसको इफेक्ट करने लगती है, मतलब खुद उसको प्रभाव छोड़ने लगती है। चाहे वो एकदम से ताली बजाना हो, या एकदम से सडनली एकदम से मतलब झटका सा लगे, एकदम से जग जाना हो, अपने आप ही एक्शन का रिएक्शन देने लग जाए हमारी बॉडी, तो वो प्रकटीकरण का प्रभाव होता है। तो ये सब क्या था, बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा। तो उस अनुकरण वाली स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ना था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अवलोकन, ठीक है। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के लिए तो इतनी अच्छी थ्योरी भी है जो दी हुई है, किसने, सोशल लर्निंग थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑब्जर्वेशन वाली किसने दी हुई है, बंडूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी 1977 में बंडूरा ने दी है। इसमें आपको ज्यादा कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ये ऑलरेडी अलग से बहुत बड़ी डिटेल में पढ़ी होगी, सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा की। तो इसमें क्या है कि बच्चा ना ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। ऑब्जर्वेशन कैसे, बच्चा पहले ध्यान करता है, मतलब इसने बॉबो जो गुड़िया है, बॉबो डॉल, वैसे इसमें इसका कहीं वर्णन नहीं है, बॉबो डॉल पर इसने प्रयोग करा था, आपको पता होगा, बॉबो डॉल बच्चों को दिखाई थी और सब कुछ वर्णन करा था। तो उसमें क्या करता है, बंडूरा क्या कहता है, बेसिकली ये जो हमारा बंडूरा है वो क्या कहता है कि पहले बच्चा ना ध्यान प्रक्रिया, मतलब चीजें अपने ध्यान में लाता है, मतलब पहले तो उसने कोई प्रयोग देखा, उसके बाद बच्चा अपने ध्यान में लाता है कि हमको क्या करना है, कि मतलब उसमें क्या क्या हो रहा था, अच्छा ऐसे हो रहा था, उस गुड़िया ने पहले ऐसे करा, फिर वैसे करा, अच्छा ऐसे हुआ। तो यहाँ पे गुड़िया का एग्जाम्पल हटाते हैं। मान लो टीचर क्लास में कुछ करवा रहा है, तो बच्चा पहले अपने ध्यान में करेगा, अच्छा टीचर ने क्या क्या बताया था, अच्छा टीचर ने ये बताया था, ऐसे करा था, वैसे करा था। इसके बाद बच्चा क्या करेगा, स्मृति की प्रक्रिया, मतलब पहले तो ध्यान से टीचर को देखेगा,
पहले तो बच्चा ध्यान से टीचर को देखेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करेगा क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या टीचर बता रहा है, सब कुछ। उसके बाद स्मृति की प्रक्रिया उसको अपने दिमाग में रिटेन करेगा, याद करेगा, टीचर ने ये बोला था, टीचर ने ऐसे बोला था, अच्छा ये बताया था, वैसे से बताया था, समथिंग। फिर इसके बाद क्या करेगा, पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया कि उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, अपने चाहे दिमाग में बोल लो, चाहे रियल लाइफ में, या फिर प्रैक्टिस के थ्रू हाथ पैर के मूवमेंट चला करके वो उसको करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, लास्ट में प्रेरक प्रक्रिया, मतलब वो चीज उसके लिए मोटिवेशनल बन जाएगी और वो उसमें उसकी प्रक्रिया को सेम टू सेम करने लगेगा, बट विद सम चेंजेस। क्योंकि मान लो जैसा उसके टीचर ने करा है, बच्चा सेम टू सेम वैसे करने के लिए तो एबल नहीं हो पाएगा ना, सेम टू सेम जैसे बच्चे ने टीचर ने करा है और आप एक्सपेक्ट करो कि बच्चा भी कर ले तो नहीं हो पाएगा, बट वो क्या करेगा, विद कुछ चेंज के साथ कर लेगा। तो इंग्लिश में क्या है कि पहला बच्चा अपने दिमाग में अटेंशन करता है, अटेंशन देता है अच्छे से, फिर रिटेंशन देता है, दोबारा से उसको याद करता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता है और फिर उसको अपने मोटिवेशनल बिहेवियर में उसको ऐड कर लेता है। ठीक है, ये चीज उसके साथ उसमें जुड़ जाती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल लर्निंग थ्योरी। स्मृति की प्रक्रिया, अटेंशन, रिटेंशन, इसमें क्या होता है कि रिटेंशन में क्या होता है कि सूचना को दिमाग में एकत्रित करना होता है, जो हमने चीज अवलोकन करी हुई है उसको दिमाग में लाना होता है। तो मान लो कोई भी इसमें जहीर खान की तरह बॉल फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं जहीर खान की तरह बॉल फेंकूंगा, तो इसलिए उससे पहले उसको दिमाग में लाना पड़ेगा कि जहीर खान किस तरीके से बॉल फेंकता है, क्योंकि अगर उसको जहीर खान की तरह बॉल फेंकनी है तो दिमाग में लाना होगा ना कैसे फेंकना है। फिर इसमें क्या होगा, पुनर्निर्माण की गति क्रिया, जब इस वाले थर्ड स्टेप में बच्चा क्या करेगा, जहीर खान की तरह बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करेगा, पुनः गति की निर्माण की गति यानी प्रैक्टिस करेगा कि जहीर खान किस तरीके से बॉल फेंकता है। उसने पहले ध्यान से जहीर खान को बॉल फेंकते हुए देखा, फिर उसने उसको ध्यान करा, भाई ऐसे बॉल फेंक रहा है, ऐसे हाथ चला रहा है, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा कि ऐसे बॉल लाके ऐसे फेंक रहा है, या फिर वो ऐसे बॉल ले जा करके ऐसे बॉल फेंक रहा है, कैसे भी कुछ भी हो सकता है तरीका कैसे जहीर खान फेंक रहा है। उसके बाद क्या करेगा, वो उसके लिए प्रेरक प्रक्रिया बन जाएगी कि मीन्स अब बच्चा जो है बॉल फेंकने के लिए एबल हो जाएगा, अब बच्चा बॉल फेंक पाएगा। ठीक है, कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने कई बार ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो दूसरे बच्चों को देखकर बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं, बट जब उन टीचर उनसे पूछते हैं कि बताओ आपने क्या सीखा, तो वो नहीं बता पाते। तो ऐसे बच्चों को क्या होता है कि स्वयं प्रेरणा की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अवलोकनकर्ता को ध्यान देना चाहिए, या जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, सारे बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रखने चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारे फैक्टर है जो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के साइन पे हमें बच्चों के ध्यान में रखने चाहिए। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रयत्न एवं त्रुटि। देखो, इससे पहले हमने सीखा कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं पहले तो अनुकरण के द्वारा, सेकंड अवलोकन के द्वारा, और थर्ड वन इज प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा, मींस ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना। ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं होगी। ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया है, ये जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है थॉर्नडाइक ने दिया था 1930 में, ठीक है, 1913 में। और इनको हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का पहला जन्मदाता बोला जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, थॉर्नडाइक। कब दिया था इन्होंने, 1913 में, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई भी एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, बच्चे को कोई भी एक समस्या दे दी जाती है। अब बच्चे को नहीं पता कि बच्चा उसको कैसे सॉल्व करेगा, तो बच्चा क्या करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, गलती करता है, फिर ट्राई करता है, गलती करता है, ट्राई करता है, गलती करता है, बट फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा उसको सीख जाता है। ठीक है, यही है ट्रायल एंड एरर मेथड। इन्होंने आपने देखा होगा वो बिल्ली के द्वारा, चूहे के द्वारा ये जो प्रयोग करके अपने दिखाए थे, उसमें इन्होंने बताया था कि हम ऐसे करके सीखते हैं। तो भाई बच्चे के ऊपर है, 1913 में जो इन्होंने दिया, प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा, ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हम लोग सीखते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। उसमें क्या है, फर्स्ट अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है, मतलब थॉर्नडाइक क्या कहता है कि अगर हम किसी भी चीज में मास्टर होना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई भी चीज हमें आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी है ना कालिदास का करत करत अभ्यास के जन्मति होए सुजान। तो वही वाली बात है कि अगर हमें कोई भी चीज अपने अंदर लानी है, कोई भी चीज हमें करना है, तो हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा, बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी हम उस चीज में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, सो ये कौन कहता था, थॉर्नडाइक कह रहा था, किसके थ्रू, प्रयत्न एवं त्रुटि में दिया था, जिसमें इन्होंने 3 नियम बताए हैं। तो फर्स्ट है अभ्यास का नियम, सेकंड है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है, अगर हम किसी भी चीज को कर रहे हैं और हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो हम उस एक्टिविटी को दोबारा करना चाहेंगे, दोबारा अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो तीसरी बार करना चाहेंगे, चौथी बार करेंगे, और धीरे 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 करके हम उस चीज में अच्छे हो जाएंगे। बट बाई चांस कुछ काम गलत हो गया, घर वालों ने चिल्ला दिया, क्या है क्या नहीं, तेरे से एक काम ठीक से नहीं होता, क्या करती रहती है,
अगली बार मन ही नहीं करेगा काम करने का, कि जब हम सही करते ही नहीं तो हमको देते ही क्यों काम, मत दो ना, खुद कर लो, समथिंग चीजें ऐसी। तो ये प्रभाव का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, कि अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं और उसका पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है, बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो हम उस काम को और अच्छा करना चाहेंगे। बट अगर वो चीज नहीं मिल रही, हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती, तो हम चीज को स्किप करना चाहेंगे। अब जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही सोचती हूँ ना कि मैं अपनी पहली वाली वीडियो से हर वीडियो कैसे अच्छी बनाऊं, कैसे आप लोगों को चीजें और अच्छी लगें, कैसे मैं और एफर्ट्स करना चाहती हूँ कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आए, आप लोगों को चीजें पसंद आए, आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ। बट अगर आप लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलोगे, या मेरा चीजें वीडियो ही नहीं अच्छी होंगी, या कुछ भी मजा नहीं आएगा मुझे भी खुद भी, तो आप भी उल्टा सीधा बोलोगे, मेरा पढ़ के भी दिमाग खराब होगा, तो मेरा मन थोड़ी करेगा कि मैं आगे करूँ कुछ, मैं वीडियो बनाऊं या मैं पढ़ूं, नहीं होता ना ऐसे। तो ये क्या काम करता है, प्रभाव का नियम काम करता है कि किस सिचुएशन का किसका किसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्परता का नियम। अब ये तो तत्परता का नियम अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा है। अभी जैसे अब हमारी लर्निंग क्या है, तो तत्परता का नियम क्या कहता है, जो बच्चा सीखने के लिए जितना ज्यादा तत्पर रहेगा, उसकी लर्निंग जो है, लर्निंग सीखने की बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, और जिसमें तत्परता कम रहेगी वो बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, मतलब उसकी स्टेज जो है सीखने की बहुत स्लो रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, समथिंग ऐसे। ठीक है, तो तत्परता का नियम बेसिकली किस पे काम करता है, तत्परता का नियम ये कहता है कि जो बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहेगा, सीखने के लिए रेडी रहेगा, सीखने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, तो वो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा, बजाय उस बच्चे के कंपैरिजन में उस बच्चे के जिसके अंदर सीखने की रेडीनेस ही नहीं है, तत्परता ही नहीं है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, बस ऐसा है बच्चा। और एक बच्चा है कि हाँ मैम हमें सिखाओ और समथिंग ऐसा करके। तो ये तीसरा तरीका था सीखने का, बच्चा कैसे सीखता है, प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा, उसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, 3 है। ठीक है, फिर फोर्थ है सहभागिता के द्वारा बच्चा सीखता है। ये किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने या फिलोसफर ने नहीं दी है, बस इसमें एक तरीका बता रखा है कि बच्चा इसमें कैसे सीखता है, सहभागिता के द्वारा। तो सहभागिता को तो आपको शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सहभागिता मतलब आपस में। तो इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, कि बच्चा डिबेट कर सकता है आपस में, बच्चा डिबेट के द्वारा सीखेगा, बच्चा डिस्कशन करेगा, उससे बच्चा सीखेगा। इससे क्या होगा, हमारा सोशल इंटरेक्शन बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बच्चों का आपस में सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर के होंगे, बच्चे की हेल्प करेंगे, क्योंकि सहभागिता से सीख रहे हैं ना, आपस में चीजें बांट करके सीख रहे हैं, तो बच्चे चीजें बांटना सीख जाएंगे, बच्चे हेल्प करना सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सोशल गुणों का विकास इसके अंदर होगा, और क्या होगा, बच्चे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इसमें पीयर लर्निंग को ज्यादा महत्व मिलेगा जब बच्चे सहभागिता के द्वारा सीखेंगे। इससे क्या होगा, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों के ऊपर आएंगी, क्योंकि ग्रुप में तो सबकी भागीदारी बराबर रहेगी ना, है ना, पार्टिसिपेशन का सबको चांस मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, और कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं सहभागिता के द्वारा सीखने के, कि डिबेट, डिस्कशन, सोशल इंटरेक्शन, हेल्पिंग, बांटना, एक्टिव पेयर लर्निंग, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पार्टिसिपेशन, किसके द्वारा बच्चे सीख सकते हैं, सहभागिता के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है खोज या पूछताछ के द्वारा। ठीक है, खोज या पूछताछ का अधिगम, तो इसको किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने 1960 में। इनको जन्मदाता बोला जाता है खोज विधि का। ठीक है, जन्मदाता लिखा था, इसमें बुक में ही लिखा हुआ है, जन्मदाता बोला जाता है, जो इन्होंने खोज विधि दी है ना, खोज विधि, उसके द्वारा। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने वैसे कोई इसमें पर्टिकुलर स्टेप्स वगैरह नहीं लिखे हुए, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा इसमें एक्टिव रहेगा, बच्चा इसमें तर्कपूर्ण चिंतन करेगा। ठीक है, बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन करेगा, अपनी रीजनिंग लगाएगा, बच्चा इसमें विचार विमर्श करेगा, मतलब ऐसे ढूंढेगा चीज, बच्चे को कैसे क्या करना है, क्या पाना है। जैसे जो खोज पूछताछ बच्चा करेगा, तो उस पूछताछ करने के लिए बच्चा क्या करेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव रह के काम करेगा, तर्कपूर्ण चिंतन करेगा, विचार विमर्श करेगा, बहुत सारे मार्ग ढूंढेगा। ठीक है, बहुत सारे रास्ते ढूंढेगा, क्या है क्या नहीं, सही नहीं है, कौन सा रास्ता सही रहेगा, कौन सा रास्ता सही नहीं रहेगा, किस रास्ते पे जाना चाहिए, किसको चूज करना चाहिए, उसकी जो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसको करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चीज देखेगा, डिसीजन मेकिंग बनेगा, मतलब डिसीजन लेगा, तो डिसीजन मेकिंग पावर से स्ट्रांग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज उससे बढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें हैं खोज पूछताछ विधि के द्वारा जो बच्चा खींचेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा लाइनों में लिखा हुआ है, वो आप लोग पढ़ लेना, और इतना ज्यादा कुछ नहीं है, मेन जो जेरोम ब्रूनर यही बोलना चाह रहा है, इसने अदरवाइज कोई स्टेप्स वगैरह इसमें लिखे नहीं हुए हैं। नहीं तो जैसे वो बंडूरा की थ्योरी उसमें स्टेप्स थे ना, मैं वैसे करवा देती, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप, बट है नहीं, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है समस्या समाधान, कि बच्चे कैसे सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से बच्चा सीखेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो, एक तो आइडियल मॉडल है, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे।
आई से आइडेंटिफाई, डी से डिफाइन, ई से एलेबोरेट, ए से अर्थमेटिक है और ली से लियोर वर्क कुछ है, ठीक है। ये कार्डियल मॉडल दिया हुआ है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम, बट फिलहाल अभी जो इस बुक में अभी आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें एक समस्या को डिसाइड करना है। अभी भी आप इसको यहाँ पे भी जितना इसमें बताया है उतना ही पढ़ो, क्योंकि अभी हमने इनको भी ना बहुत डिटेल में आगे और अच्छे से पढ़ना है। अभी यहाँ थोड़ा दे रखा है, अभी हम इनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पहले क्या है कि समस्या का पता लगाओ, समस्या क्या है, मतलब समस्या को डिसाइड करो और अपने उद्देश्य, मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पे कि समस्या, इसके समाधान के क्या पॉइंट दिए हुए, समस्या समाधान से रिलेटेड। तो फर्स्ट है इसमें उद्देश्य को प्राप्त करना, उद्देश्य के मार्ग में आने वाली कठिनाई और इसकी योजना बनाना, मतलब सब चीजें हटाओ। इन्होंने ना 5 करके 15 पॉइंट दे दिया अलग अलग तरीकों में, बट हमने बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उसके हिसाब से देखते हैं क्या है। समस्या की परिस्थिति का सृजन करना, कि हम ऐसी सिचुएशन में बच्चे को लेके आए कि समस्या बने। फिर है कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना है, हमको बच्चों को समस्या को समझाना है और मदद करना है कि बच्चों तुमको कितना समझ में आया मुझे समझाओ, ठीक है। फिर क्या है, समस्या का विश्लेषण करना है, परिकल्पना बनानी है और उसके बाद मस्तिष्क से पूछताछ करने का साहस और खोज का विकास करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, समस्या की परिस्थिति का सृजन करना, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाना, समस्या को समझना और बच्चों को समझाना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना का निर्माण करना और छठा है और लास्ट है कि बच्चों से आंसर निकलवाना, बच्चों से आंसर करवाना, ठीक है। सो यही होता है, ये समस्या समाधान है। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इतना डिस्क्राइब नहीं कर रही। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है कि लर्निंग एज अ वर्ड में मीनिंग मेकिंग कैसे बना सकते हैं लर्निंग को, मीनिंग मेकिंग। अब इसमें देखो क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप एक बच्चे से पूछो कि आपको बारिश कैसी लगती है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। एक बोलेगा मुझे नहीं पसंद, कीचड़ हो जाती है हर जगह। एक बोलेगा मुझे नहीं पसंद, कोई बोलेगा बारिश में ये हो जाता है, कोई बोलेगा बारिश में वो हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो होता है सबका अलग अलग होता है। हिंदी में लिखा हुआ है अवबोधन, तो जो अवबोधन का लेवल होता है ना, सबके अंडरस्टैंडिंग का अलग अलग होता है। उसको सब अपने हिसाब से समझते हैं। किसी के लिए जो चीज अच्छी हो सकती है और वही सेम चीज दूसरे के लिए बहुत बुरी हो सकती है, बहुत बेकार हो सकती है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, अंडरस्टैंडिंग पे। बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बच्चों को एक ऐसे अधिगम का निर्माण करना है, एक ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करना है जहाँ पे बच्चे अधिगम का अर्थपूर्ण ग्रहण कर सके। मतलब पूरा का पूरा जो मीनिंग है, हम जो बच्चों को स्टडी करा रहे हैं, जो उसका मीनिंग मेकिंग बन रहा है कि क्या ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये चैप्टर आपको क्या कहना चाह रहा है, बच्चा वही ग्रहण करे। तो हमें बच्चों का एक ऐसा लेवल करवाना है, ठीक है। तो जो अलग अलग व्यक्ति, अवबोधन अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है। अवबोधन को किसी व्यक्ति के कार्य करने के ढंग से समझा जा सकता है, ठीक है। जब बारिश होती है तो कुछ बारिश के लिए बारिश में भीगते हैं, कुछ साइकिल चलाते हैं, कुछ बारिश से बचने के लिए छत की ओर ढूंढते हैं। तो ये सब क्या है, तो लर्निंग का मतलब होता है कि वैकल्पिक अर्थों को रखकर पुराने अर्थों में बदलना। जब अधिगम अर्थ का निर्माण करने लगता है तो बच्चे अर्थ के निर्माता बन जाते हैं। मीन्स कि बच्चे को क्या करना है, अर्थ का निर्माता बनाना है। इस अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी केंद्रित होती है और पूर्ण रूप से विद्यार्थी पर ही निर्भर करती है। कि मतलब इसमें बच्चे क्या करें, मीनिंग मेकिंग बनाए। जो भी हम उनको पढ़ा रहे हैं उसके बच्चे अर्थ खुद ढूंढे, खुद अर्थ के निर्माता बन जाए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे सब अलग अलग किसी भी चीज को अलग अलग करके डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सबका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है। तो हमने ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को क्रिएट करवाना है कि बच्चे खुद अपने एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उस चीज को समझने लग जाए। भले ही उनका पर्सपेक्टिव एक दूसरे से अलग अलग हो, बट वो बेसिक चीजें उसकी समझने लग जाएंगे इसमें ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 तरीके से थे जिस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। पहला था अनुकरण के द्वारा, फिर था अवलोकन के द्वारा, फिर तीसरा है हमारा प्रयत्न एवं त्रुटि, चौथा है सहभागिता के द्वारा, पांचवा है हमारा खोज पूछताछ के द्वारा, छठा है समस्या समाधान और सातवां है अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है। और इसके बाद अभी हमारी शैक्षिक प्रक्रिया है। इसी चैप्टर, अभी बहुत चैप्टर बाकी है, ये अभी इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है, स्टिल इतनी ही बड़ी वीडियो अभी बाकी है। तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ है। शैक्षिक प्रक्रिया है पूरी कि बच्चे शैक्षिक प्रक्रिया से कैसे भिन्न भिन्न चरणों से होकर गुजरते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।